तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुदरिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इसको आपको समझना चाहिए क्योंकि हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ऑल एग्जामिनेशंस में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड का कोई एग्जाम दोगे, उसमें भी आपसे ये पूछा जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है वो है एराब। हम आज आपको बताएंगे कि एराब किसे कहते हैं। एराब किसे कहते हैं, यानी जो एराब हरकत और सकनात, एराब को हरकत और सकनात भी कहा जाता है। हरूफ तहजी के अलावा उर्दू में बाज दूसरी अलामतें भी आवाजों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। समझ पा रहे हो? हरूफ तहजी के अलावा उर्दू में बाज दूसरी अलामतें भी आवाजों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह हरूफ तहजी के जो हरूफ हैं, अलिफ से लेकर या तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इससे पहले मैंने मुकम्मल एक वीडियो इस पर बनाई है। हरूफ तहजी कौन से हैं और क्या होते हैं, उनका अदा करने का तरीका क्या है, उनकी आवाज किस तरीके से निकलती है, उस पर मुकम्मल एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पर, तो आप देख लेना। तो देखिए, जब ये हरूफ तहजी होते हैं, इनकी भी मुख्तलिफ शक्लें जिस तरह होती हैं, तो इसी तरीके से मुख्तलिफ इनकी आवाज भी होती है। इसी तरह से ये जो एराब है, वह हरकत है, इनकी भी मुख्तलिफ आवाज होती है। ठीक है, इनके जो आवाज जो निकलेगी अलग अलग तरीके से निकलती है, जिस तरह हरूफ तहजी की निकलती है, इनको एराब कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हरूफ तहजी के अलावा उर्दू में बाज दूसरी अलामतें भी आवाजों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको एराब कहा जाता है। हरफ पर लगे जबर, जेर, पेश और मद को एराब कहते हैं। आ रहा है समझ में? किसी भी हरफ पर जबर, जेर या पेश लगा या मद लगा हुआ है तो उसको एराब कहा जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि अब यहां पर लिखा है, अब हमने गोल दायरे में लिखा है, अब अलिफ के ऊपर जबर है। ठीक है, ये जो जबर की हरकत है, इसको देखिए, अब आप बा से मिलाएंगे, अब पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना? तो इसलिए अलिफ के ऊपर जो जबर है, इसको क्या कहा जाएगा उर्दू में? मफ्तूह कहा जाता है। जिस हरफ के ऊपर जबर हो उसको क्या कहा जाएगा? मफ्तूह। ठीक है, और जबर को अरबी में फतह भी कहा जाता है या नस्ब भी कहा जाता है। समझ लीजिए आप। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब इन पे देखिए अलग अलग हरकतें लगी हुई हैं। तीन जो लफ्ज हमने बनाए हैं, अलग अलग इस पर एराब लगे हुए हैं, जैसे अब, इस, उस। ठीक है, अब इनके बारे में आप नीचे समझ जाएंगे अच्छे से। उर्दू रस्मुल खत में एराब लिखने में कम ही आते हैं और अगरचे पढ़े जरूर जाते हैं। यानी कि उर्दू में जब हम कुछ लिखते हैं तो वहां एराब, जबर, जेर, पेश, कोई मजमून हम लिखते हैं उर्दू में, तो वहां एराब को नहीं लगाते। ठीक है, जबर, जेर, पेश को हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं अलबत्ता हम जरूर इस्तेमाल कर लेते हैं जहां पर कोई खास जरूरी हो, लेकिन बाकी इसके इस्तेमाल की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। लेकिन हाँ, ये याद रखें, पढ़ा जरूर जाता है। जैसे कि अब हमने इसको हम यहां पर मान लीजिए ये है, अब इसको हम इस पढ़ेंगे या उस पढ़ेंगे, तो उस तरीके से हमें जबर, जेर, पेश के लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होगा तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि उर्दू रस्मुल खत में जो एराब है, ये लिखे बहुत कम जाते हैं। अरबी में इनको लिखा जाता है। अरबी में तो ये लिखे ही जाते हैं, आपने कुरान शरीफ पढ़ी है, उसमें एराब, जबर, जेर, पेश को लगाया जाता है, लेकिन उर्दू में नहीं लगाया जाता और पढ़े जरूर जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। तो कहीं इन निशानात को एहतियात के तौर पर भी लिख दिया जाता है। उर्दू में मुंदरजा झैल एराब इस्तेमाल हुए। अब देखिए उर्दू में कौन कौन से एराब इस्तेमाल हुए हैं मैं आपको बता दूंगा, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं। 7 जो है एराब की 7 हिस्सों में एराब को बांटा गया है। 7 किस्में एराब की जो होती हैं, ये समझ लीजिएगा। इस पर इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन जो है, जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक मुकम्मल, एक अच्छी किताब, एक जो है बेस्ट जो किताब है, जो मैं उसमें से मैंने इसको लिया है। ठीक है,
जो अहम किताब में से, किसी खास किताब में से इसको मैंने लिया है टॉपिकों को, तो उसमें 7 हैं और आप मेरे से पूछेंगे तो कमेंट में मैं जरूर बता दूंगा आपको किस किताब से मैंने लिया है। तो ज्यादातर यही कहा गया है कि उर्दू की एराब की 7 शक्लें होती हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए नंबर 1 जबर, आप समझना है आपको जबर किसे कहते हैं। जबर की अलामत हमेशा हर्फ के ऊपर लिखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। जब कोई जबर लगाते हैं तो वो हमेशा हर्फ के ऊपर आता है। लेकिन जैसे मसलन यहाँ देखेंगे आप नल, नून के ऊपर ये जबर आया है, ठीक है, समझ लीजिए नून के ऊपर जबर आया है। अब ये समझ लीजिए यहाँ लाम जो है, लाम इसके साथ में लगा है जज़म, ठीक। मैं आपको उदाहरण तौर पर यहाँ समझा दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नून के ऊपर जबर है और लाम के ऊपर जज़म है। अब जिस हरफ के ऊपर जबर होगा उसे क्या कहेंगे, देख लीजिए मैंने लिख दिया, मफ्तूह कहेंगे उसे। जिस हरफ के ऊपर जबर होगा उसे मफ्तूह कहा जाएगा और जिस हरफ के ऊपर जज़म होगा उसे साकिन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। जैसे जल, दम, कस्र, यहाँ पर नून जो है मफ्तूह कहलाएगा और लाम जो है, जो जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उसके क्या कहते हैं, साकिन। तो यहाँ पर लाम साकिन है और नून जो है मफ्तूह है, जिसे मंसूब भी कहा जाएगा, ठीक है। तो जल है, जल में यहाँ देख सकते हैं हम जीम के ऊपर जबर है तो जीम जो है यहाँ पर मफ्तूह या मंसूब है और लाम यहाँ पर साकिन है। दम, कस्र वगैरह जिस हरफ पर जबर हो उसे मफ्तूह या मंसूब कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। जिस हरफ पर जबर हो उसे मफ्तूह या मंसूब कहा जाता है। समझ लीजिए, ज़हन नशी कर लीजिए, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए अगर समझ में नहीं आया है। जिस हरफ के ऊपर जबर होगा उसे मफ्तूह कहेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है, या मंसूब कहेंगे, ये आपको समझना है। और जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। अभी धीरे धीरे सबको समझते जाएंगे। सबसे पहले तो आपको समझना है जिस हरफ के ऊपर जबर हो वो क्या कहलाएगा, मफ्तूह कहलाएगा, ठीक है। जैसे नून के ऊपर जबर है, नल बना, नून प्लस लाम मिलाकर नल बना दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर नून जो है मफ्तूह है। क्यों मफ्तूह क्यों है कि इसके ऊपर जबर है, इसलिए। नंबर 2 पर है जेर या कसरा। देखिए जेर को कसरा भी कहा जाता है। जेर की अलामत हमेशा हर्फ के नीचे आती है, लिखी जाती है। जेर की अलामत हमेशा हर्फ के नीचे लिखी जाती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये दिल है, दिल, दाल के नीचे लगा जेर है, यही जो है कसरा है, यही कसरा है, ठीक है, यही जेर है, या इसको कसरा कह लीजिए या जेर कह लीजिए, एक ही बात है। दाल के नीचे लगा जेर क्या कहलाएगा, कसरा कहलाता है। दिन, इस, किस, देखिए दिन, इस, किस वगैरह वगैरह। जिस हरफ के नीचे जेर होता है उसे मकसूरा कहते हैं, समझ गए। अब ये समझना है जिस हरफ के नीचे जेर होता है उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मकसूरा कहा जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं दाल के नीचे जेर है, इसलिए दाल यहां पर मकसूरा कहलाएगी और लाम के साथ इसको प्लस किया गया है, यानी लाम के साथ इसको जोड़ा गया है, इसलिए लाम यहां पर साकिन कहलाएगा। समझ गए, यानी जिस हरफ के नीचे जेर होगा वो मकसूरा कहलाएगा, या जिस हरफ के ऊपर जबर होगा वो मफ्तूह कहलाएगा, ठीक है, और जिस हरफ के ऊपर जज़म होगा वो साकिन कहलाएगा। इसलिए यहां पर दाल जो है आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से मैंने यहां पर लिख दिया है आज सामने, दाल यहां पर मकसूरा है। ये इससे आप समझ पाएंगे, ये लाइन जो आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है, जिस हरफ के नीचे जेर होता है उसे मकसूरा कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और जब इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये भी समझ में आएगा, दाल के नीचे जेर है तो ये यहाँ पर दाल जो है मकसूरा कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट इस टॉपिक को भी आप समझ गए होंगे। नंबर 3 पर है पेश या जम्मा। पेश या जम्मा किसे कहते हैं इसको भी समझना है। तो पेश या जम्मा, पेश की अलामत हमेशा हर्फ के ऊपर लिखी जाती है। जैसे जबर की अलामत ऊपर आती है, इस तरीके से पेश की अलामत भी ऊपर आती है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है गुल, यहाँ गाफ के ऊपर पेश लगाया गया है, ठीक है। अब गाफ के ऊपर पेश लगाया गया है ना, समझ पा रहे हो आप। तो यहाँ देखिए इसकी अलामत ऊपर है और गाफ को किसके साथ जोड़ा गया है, लाम के साथ जोड़ा गया। अब आगे है सुन, दुम, ठीक है, सीन को नून के साथ जोड़ा गया। तो ये आप समझ सकते हैं। अब ये समझ, अब यहाँ, अब इस लाइन को आप, इस मिसाल को आपने समझ लिया, अब इस लाइन को समझना है। इसमें क्या बताया गया, यानी जिस हरफ पर पेश हो उसे मजमूम कहते हैं। जिस तरीके से आपने इनके बारे में पढ़ा, जिस हरफ पर जबर हो उसे मफ्तूह कहते हैं, जिस हरफ के नीचे जेर हो वो मकसूरा कहलाता है।
अब ऐसे ही इसका समझना है इसके बारे में, जिस हरफ के ऊपर पेश होगा वो क्या कहलाएगा, मजमूम कहलाएगा, मजमून नहीं मजमूम कहलाएगा, ये लिखा हुआ, इसको देख लीजिए, जिस हरफ के ऊपर पेश होगा वो मजमून कहलाएगा। यहाँ पर गाफ जो है मजमून है, हरफ मजमून है, ठीक है, और लाम यहाँ पर साकिन है। साकिन के बारे में बता चुका हूं कि क्योंकि लाम को गाफ को लाम से मिलाया गया है, जिस हरफ के ऊपर जज़म हो वह साकिन कहलाएगा। इसको गुल पढ़ेंगे, सुन पढ़ेंगे, तुम। देखिए सीन यहाँ पर क्या है, हरफ मजमूम है, क्योंकि मीम के ऊपर पेश है इसलिए मजमूम है, और दाल भी यहाँ पर मजमूम है, और नून यहाँ पर क्या है, साकिन है, जैसे मीम भी यहाँ पर साकिन है। इस तरीके से आपको समझना है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बताना, मैं समझा दूंगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, जैसे आप सुन लीजिए, ये गुल है, गुल यहाँ पर जो है गाफ के ऊपर पेश है, जिस हरफ के ऊपर पेश होता है वो मजमूम कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मजमूम। अब जिस हरफ के ऊपर जज़म हो वो साकिन कहलाता है। अब गाफ को लाम से जोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पर लाम के ऊपर ये जज़म जैसा है लग गया, तो देखिए अब इससे पता लग रहा है कि लाम के ऊपर जज़म है, ये साकिन है। मैंने ये पहले ही बताया, देखिए इनको जब सिंगल लिखते हैं ना, तन्हा अकेले लिखते हैं, तब यहाँ कहीं कहीं इनकी एराब की जरूरत पड़ती है, और जब इसका सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है जरूरत। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हम अगर ये ना लगाते जज़म को, तब भी हमें पता होना चाहिए कि लाम के ऊपर जज़म आ रहा है, इसलिए लाम यहाँ पर साकिन कहलाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब समझना है तनवीन को। तनवीन किसे कहते हैं, नंबर 14 पर है तनवीन। लफ्ज के आखिरी हरफ पर लगे दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। यानी समझना यह है कि तनवीन किसे कहते हैं, लफ्ज के आखिरी हरफ पर लगे दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, लफ्ज के आखिरी हरफ पर लगे दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं, जिससे आखिर में अन, इन, उनकी आवाज निकलती है। कौन कौन सी आवाज निकलती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अन, इन, उनकी आवाज निकलती है। अब मसलन अब उदाहरण से समझ लीजिए, नस्लन, देखिए मिसाल है, नस्लन, नस्लिन, इत्तिफाकन, यहाँ ठीक है, आखिर में देखिए न की आवाज निकली है, इन तीनों में नून की आवाज आई है आखिर में तीनों में, देखिए नस्लन में भी, नस्लिन में भी, इत्तिफाकन में भी, तो वगैरह वगैरह। ये दो जबर, दो जेर, दो पेश, ठीक है, इसी को तनवीन कहा जाता है। अब जिस हरफ पर यह अलामत हो उसे क्या कहते हैं, अब यह समझना जरूरी है। जिस हरफ पर दो जबर, दो जेर, दो पेश हो उसको क्या कहेंगे। जिस तरीके से आपने समझा कि जिस हरफ पर जबर हो उसको क्या कहेंगे, मफ्तूह कहेंगे। अब यह भी समझना जरूरी है, जिस हरफ पर दो जबर हो, दो पेश हो, उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कहेंगे, ममनून कहेंगे। क्या कहेंगे, ममनून कहेंगे। यहां पर आप आसानी से समझ सकते हो, आप मैंने लिख दिया है, जिस हरफ पर यह अलामत हो उसे ममनून कहेंगे। ये डबल लिख दिया मैंने गलती से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझना है 5वें नंबर पर तशदीद। अब तशदीद किसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल कहां पर होता है और किस तरीके से होता है। इससे हरफ की आवाज दोहरी हो जाती है। मतलब यह है, जिस हरफ पर तशदीद होगा उसको डबल पढ़ा जाएगा, दो बार पढ़ा जाता है, और इस दोहरी से मुराद ये है। यहाँ पर लिखने में तशदीद की अलामत हमेशा हरफ के ऊपर आती है। जिस तरीके से जबर हमेशा ऊपर लगाया जाता है, पेश ऊपर लगाया जाता है, इसी तरीके से तशदीद भी हमेशा हरफ के ऊपर लगाया जाता है। अब देखिए जैसे ये है, मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, ये बा है, ये डब्लू सा लगता है, ये जो बा के ऊपर लगा है, ये जो अलामत लगे, इसी को तशदीद कहा जाता है, समझे। और जिस हरफ के ऊपर ये तशदीद लगा होता है उसी को हरफ मुशद्दद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिस हरफ के ऊपर तशदीद होगा उसको हरफ मुशद्दद, और जिस हरफ के ऊपर जज़म होगा उसको साकिन। इसको तो कहेंगे मुशद्दद और इसको कहेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट साकिन, ठीक है, जिसके ऊपर जज़म हो। समझ गए आप। तो तशदीद किसे कहते हैं, इससे हरफ की आवाज दोहरी हो जाती है, यानी जिस हरफ के ऊपर तशदीद होगा उसको दो बार पढ़ा जाएगा। लिखने में तशदीद की अलामत हमेशा हरफ के ऊपर आती है, आप समझ चुके हो, और इसके साथ जबर, जेर, पेश का इस्तेमाल होता है। जिसमें हरफ पर तशदीद होगा उसके साथ क्या है, जबर, जेर का इस्तेमाल जरूर होगा, और किस तरीके से होगा मैं भी इस उदाहरण में आपको समझा दूंगा।
जो आम तौर पर लिखे नहीं जाते। यानी जैसा हरफ पर तशदीद होगा, तशदीद तो लिखा जाएगा लेकिन जबर जेर पेश को यानी वहां पर नहीं लगाया जाता है। यानी किस तरीके से नहीं लगाया जाता है आप समझ पाएंगे। जैसे अब्बा, यहां पर सबसे पहले तो समझ लीजिए तशदीद वाले हरफ को 2 बार पढ़ा गया, एक बार तो अलिफ से मिला, पहले वाले अलिफ से, अब फिर बाद में अलिफ आया जो बा है उसके साथ मिलाया गया, अब बा, ठीक है, अब बा बन गया। मुकम्मल, यहां पर मीम को 2 बार पढ़ा गया, काफ को मीम से मिलाया, फिर मीम लाम से मिलाया, मुकम्मल। इस तरीके से तशदीद वाला हरफ 2 बार पढ़ा जाता है, अब्बा, मुकम्मल, टक्कर। अब देखिए मीम के ऊपर तशदीद तो आया है लेकिन हमने यहाँ पर जबर नहीं लगाया, ये लगाया नहीं जाता है उर्दू में, बहुत कम लगा, इसका इस्तेमाल नहीं होता है उर्दू में, तो इसलिए मुकम्मल पढ़ेंगे। टक्कर, इसके ऊपर काफ के ऊपर भी जबर की अलामत आ रही है लेकिन लिखने में नहीं आएगा, ठीक है, टक्कर वगैरह वगैरह। जिस हरफ पर यह अलामत होती है उसे मुशद्दद कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिस हरफ पर तशदीद की अलामत होती है वो हरफ मुशद्दद कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाता हूं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर स्टूडेंट उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। देखिए, जिस हरफ के ऊपर नंबर 1, जिस हरफ के ऊपर जबर हो क्या कहलाएगा? मफ्तूह कहलाएगा। जिस हरफ के नीचे जेर हो वो मकसूरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। जिस हरफ के नीचे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आप खुद से समझ जाएंगे। जिस हरफ के नीचे जेर हो वो मकसूरा कहलाएगा। जिस हरफ के ऊपर पेश हो वो मजमूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ लिखा है मजमूम कहलाएगा, ठीक है। अब जिस हरफ के ऊपर जज़म हो वो इसके बाद में तुरंत लिखता हूं, भी वीडियो इसी में आ जाएगा। जिस हरफ के ऊपर जज़म हो वो साकिन कहलाएगा। जिस हरफ के ऊपर तशदीद हो वो मुशद्दद कहलाएगा। अब एग्जाम में सवाल आपसे किस तरीके से पूछा जाता है, उसके पूछने के कई तरीके होते हैं। सवाल पूछा जा सकता है जिस हरफ पर जज़म हो वो क्या कहलाएगा, आप बता दीजिए। साकिन कहलाएगा। जज़म से साकिन से पहले वाले हरफ को क्या कहते हैं? इसका जवाब अगर आपको देना है तो किस तरीके से देंगे, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। साकिन से पहले वाला हरफ जो है मुतहर्रिक कहलाता है, यानी जबर जेर पेश को मुतहर्रिक कहते हैं उर्दू में। जिस हरफ पर जबर जेर पेश की अलामत लगाई जाती है उसे मुतहर्रिक कहा जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए, क्या कहा जाता है? मुतहर्रिक। मैं यहां पर लिख देता हूं मुतहर्रिक। जिस हरफ पर जबर जेर पेश की अलामत लगा दी जाए वो मुतहर्रिक कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है अगर साकिन से पहले वाला हर्फ क्या कहलाएगा, तो आप जवाब दे दीजिए साकिन से पहले वाला हरफ हमेशा मुतहर्रिक कहलाता है। अगर साकिन से पहले वाला हरफ पर जबर आएगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे मफ्तूह कहेंगे। और अगर साकिन से पहले वाले हरफ पर जेर आएगा तो उसे मकसूरा कहा जाएगा। और अगर साकिन से पहले इस तरीके से जबर जेर पेश का इस्तेमाल होता है। अगर साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश आ जाएगा उसे मजमूम कहेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपने समझ लिए होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, नंबर 30 पर है सुकून या जज्म। सुकून या जज्म किसे कहते हैं? जिस हरफ पर जज्म हो उसमें हरकत नहीं होती बल्कि उससे पहले वाला हरफ अपने एराब के मुताबिक उसके साथ जुड़ जाता है। लिखने में जज्म की अलामत हमेशा हरफ के ऊपर आती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझना है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको गौर से समझिए। जिस हरफ पर जज्म हो उस पर जो है ये जबर जेर पेश नहीं लगाया जाता है, हमेशा याद रखिए। देखिए यहाँ पे लिखा जिस हरफ पर जज्म हो उसमें हरकत नहीं होती है, ठीक है। उससे पहले वाले हरफ पर एराब जरूर लगाया जाता है, जबर जेर पेश का इस्तेमाल होता है। यानी जज्म से पहले जब कोई जज्म जो साकिन होगा, जो हरफ उससे पहले वाला जो हरफ होगा उस पर जबर जेर या पेश होगा वो उसके साथ मिलाया जाएगा। लेकिन जिस हरफ के ऊपर जज्म होगा उसके ऊपर कोई एराब नहीं होगा जज्म के अलावा, ठीक है। और उससे पहले वाला जो हरफ है वो अपने एराब के मुताबिक उससे जुड़ जाता है। जैसे यहां आप देख सकते हैं मजदूर, फुर्सत, मकसद, अमजद, आमिल। अब यहां पर आपको गौर से समझना है, समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर मजदूर है, इस मजदूर में आप देखेंगे यहां पर जो जा है इसके ऊपर जज्म है, ठीक है। अब मीम के ऊपर यहां अगर हम लिख देते हैं या एराब लगाते हैं, मीम के ऊपर जबर आ रहा है, ठीक है। अब ये अपने जैसे एराब के मुताबिक ये जा से जुड़ गया, यानी जा के ऊपर
जज़म है, ठीक है। जज़म वाले हरफ का मतलब है कि जो इससे पहले वाला हरफ आया है उससे मिलाकर पढ़िए, यानी मीम को जा के साथ मिलाकर पढ़ना है। यानी जब भी आप कहीं देखेंगे इस तरीके से आता है, ठीक है। जैसे मीम के बाद में जा यहाँ पर आया है और जा के ऊपर क्या है, जज़म है, ठीक है। तो इसका मतलब है मीम को जा से मिलाकर पढ़िए। अब समझ रही है, जिसके ऊपर जज़म है वो हर्फ क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो साकिन कहलाएगा, ठीक है। और जिस हर्फ के ऊपर जबर हो वो क्या कहलाएगा, मफ्तूह कहलाएगा, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, साकिन को हमेशा मफ्तूह से मिलाकर पढ़ा जाता है और साकिन के ऊपर कभी जबर से पेश नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जा जो है, जा के ऊपर जज़म है इसलिए ये साकिन है। दूर, यहाँ पर वाव के ऊपर जज़म का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको लगा के बता रहा हूं, दूर, मज दूर, वाव के ऊपर जज़म है, ठीक है। दाल के ऊपर इस तरीके से जबर आ जाएगा, ठीक है, समझ लो। तो दाल को वाव से मिलाइए, यानी हमेशा याद रखो जज़म से पहले हमेशा जबर या जेर या पेश आता है, ठीक है। तब उसको जज़म वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो उसको उसके एराब के मुताबिक उसके साथ जोड़ा जाता है। तो फुर्सत, यहां देखेंगे फुर्सत, यहां पर रा जो है साकिन है, ठीक है। तो रा जो है साकिन है, क्यों है, क्योंकि रा के ऊपर जज़म है इसलिए जज़म वाले हर्फ को साकिन बोला जाता है। और फा यहाँ पर देखिए, फा जो है फा यहाँ पर मफ्तूह है, जिस हर्फ के ऊपर जबर हो, ठीक है। नहीं सॉरी, फा के ऊपर पेश है इसलिए ये मजमूम है, यहाँ फा के ऊपर पेश है, सॉरी ध्यान रखना, गलती से निकल गया मफ्तूह, तो ये मजमूम है, ठीक है ना, मजमूम जिस हर्फ के ऊपर पेश हो, ठीक है। मकसद, यहाँ पर आप देख लीजिए मीम के ऊपर जबर है, काफ के ऊपर जज़म है, तो यहाँ पर मीम जो है मफ्तूह है और काफ जो है क्या है, साकिन है। क्यों है साकिन, क्योंकि काफ के ऊपर जज़म है। तो इसका मतलब है कि जज़म वाले हर्फ को इससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़िए, मीम को काफ से मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमेशा याद रखेंगे जिसके ऊपर जज़म होगा उसके ऊपर एराब नहीं लगाया जाता है, ठीक है, समझ गए आप। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है 7वें नंबर पर है मद। मद किसे कहते हैं जरा समझ लीजिए। लिखने में मद हमेशा हर्फ अलिफ के ऊपर आता है, वो अलिफ के ऊपर लगाया जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। किस अलिफ के साथ जोड़ा जाता है कहने का मकसद, और अलिफ के ऊपर आता है मद, नीचे नहीं आता है। किस तरीके से आएगा, जैसे ये अलिफ है इसके ऊपर आ गया, ठीक है, इस तरीके से जोड़ा जाता है। लिखने में हमेशा मद जो है अलिफ के ऊपर आएगा और उसको याद रखें 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। जिस तरह 1 अलिफ की आवाज निकलती है उस तरीके से 3 अलिफ के बराबर आवाज खींच कर पढ़ना चाहिए जिस अलिफ के ऊपर मद हो। यहाँ पहले तो समझ लीजिए, लिखने में मद की अलामत हमेशा अलिफ के ऊपर आती है, इसके मायने है खींच कर पढ़ना, और जिस अलिफ पर मद हो उसको 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिस अलिफ के ऊपर मद होगा उसको 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। अब किस तरीके से खींच के पढ़ा जाएगा, यहाँ मिसाल हमने लिखी है, समझ लीजिए जैसे मसलन आ, ठीक है। एक अलिफ, अगर सिंगल अलिफ की आवाज अगर आप देखना कितनी होगी, आ। अब उसको अगर हम 3 गुना कर लेते हैं आ, इस तरीके से, ठीक है, यानी 3 अलिफ के बराबर उसको खींच कर पढ़ना है। इसलिए इस अलिफ को ममदूदा कहा जाता है। जिस अलिफ के ऊपर मद होगा उसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है, उस अलिफ को अलिफ ममदूदा कहते हैं। इसलिए उस अलिफ को अलिफ ममदूदा कहा जाए जिसको ऊपर जज़म हो, इसलिए उस अलिफ को मैं ममदूदा कहते हैं। को मैं मतलब भूल गया, क्या लगा देता हूं, उस अलिफ को ममदूदा कहते हैं। यानी ममदूदा किसे कहते हैं, जिस अलिफ के ऊपर मद होगा उसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। और अलिफ ममदूदा को हमेशा याद रखिएगा 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए उदाहरण है, आम, आसार, आला, आग, ठीक। अब देखिए अलिफ ममदूदा को मीम के साथ मिलाया गया है और मीम यहां पर देखिए साकिन है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, आम, ठीक है। तो जो हरफ साकिन होगा उससे पहले वाले हरफ से वो जरूर मिलता है, और याद रखिएगा, ठीक है। और साकिन से पहले वाला हरफ जो है ममदूदा भी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे अलिफ के ऊपर मद आ गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं चाहता हूं आपसे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।